नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति राष्ट्र की आकांक्षाएं पूरी करने की कुंजी। रिजर्व बैंक ने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों से संबंधित समाधान का रास्ता साफ किया। इस उद्देश्य के लिए 26 क्षेत्रों की पहचान की। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है और टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव की जोड़ी अमेरिकी ओपन से बाहर। समाचार प्रभात के इस अंक के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति राष्ट्र की आकांक्षाएं पूरी करने की कुंजी है। उन्होंने कहा कि ये देश के युवाओं को रोजगार और नौकरियों के क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि देश भर से मिले लाखों लोगों के सुझावों को इस शिक्षा नीति में समाहित किया गया है। शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसके अलग अलग पॉइंट्स पर भी 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए संबंधित राज्यों में विषय आधारित सत्र आयोजित करने को कहा। नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को आरंभिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। श्री कोविंद ने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ही जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार होती है। अतः सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कराना इस शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता तय की गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एकीकरण से सुधारात्मक उपायों को बढ़ावा मिलेगा। देश में शीघ्र ही राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी, जहां सभी संबंधित पक्ष इस तरह के उपायों के सुझाव दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति की सफलता राज्यों और केंद्र दोनों के साझा प्रयासों पर निर्भर करेगी। उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने में नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका शीर्षक से इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया था। गुजरात में राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्ययन और लागू करने के लिए कार्यबल का गठन किया है। शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य स्तरीय कार्यबल में 15 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षाविद को शामिल किया गया है। ये कार्यबल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन करेंगे और स्कूल शिक्षा प्रारूप तथा इसे बेहतर तरीके से लागू करने का सुझाव देगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उच्च शिक्षा विभाग कुछ दिनों में कार्यबल के सदस्यों की घोषणा कर देगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देश भर में उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण परामर्श दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपराज्यपाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बच्चों के समेकित विकास के महत्व पर जोर देते हुए उपराज्यपाल ने सलाह दी कि राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, खेल और संगीत जैसी पाठ्येतर गतिविधियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और छात्रों को इन गतिविधियों के अंक मिलने चाहिए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रभावी ढंग से लागू की जा सकती है यदि संस्थानों को उनकी जरूरतों के अनुसार अध्यापन कार्य को दोबारा परिभाषित करने की स्वतंत्रता दी जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अध्यापन कार्य के बारे में छात्र के विचारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और यहां के युवाओं ने हर क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA आज वर्चुअल माध्यम से विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया है। ISA असेंबली के अध्यक्ष और भारत के नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और फ्रांस की पारिस्थितिकी मंत्री बारबरा पोम्पिली समेत विभिन्न देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन उद्घाटन सत्र में मौजूद रहेंगे। रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समापन भाषण देंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार 122 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नीले आकाश के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार में कल ये बात कही। श्री जावड़ेकर ने कहा कि जनसंख्या, उद्योगों, वाहनों, कचरे और धूल के कारण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से संबोधन में देश के 100 शहरों की वायु गुणवत्ता में समग्र सुधार की आवश्यकता पर बल दिया था। वेबिनार में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास और पर्यावरण विभागों के प्रमुख सचिवों ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में चिन्हित 122 शहरों के आयुक्तों ने भी वेबिनार में हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पिछले वर्ष 19 दिसंबर को हर वर्ष 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन करेंगे। इस भव्य गेट का निर्माण शहर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्रों के पत्रिका समूह ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर समूह के अध्यक्ष की 2 पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को बधाई दी है। इसके लिए स्क्रैमजेट इंजन का विकास DRDO ने किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि स्क्रैमजेट इंजन से ध्वनि की गति से 6 गुना तेज उड़ान गति हासिल करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि बहुत कम देशों के पास ऐसी क्षमता है। भारत ने कल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया था। ये स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के क्षेत्र और सशक्त तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सफल परीक्षण के साथ ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अत्यधिक जटिल प्रौद्योगिकी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जो अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक व्हीकल्स के निर्माण में मददगार साबित होगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष G. सतीश रेड्डी ने इस सफल परीक्षण के लिए सभी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और मिशन से संबंधित अन्य कर्मियों को बधाई दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड संकट के कारण 26 क्षेत्रों में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों से संबंधित समाधान के लिए 5 वित्तीय अनुपात और क्षेत्र विशेष उपाय निर्दिष्ट किए हैं। संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रिजर्व बैंक की विज्ञप्ति केवी कामत समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति ने 4 सितंबर को रिपोर्ट सौंपी। रिजर्व बैंक से निर्दिष्ट 26 क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, बिजली, पर्यटन, सीमेंट, रसायन, रत्न और आभूषण, महत्वपूर्ण साजो सामान, खनन, विनिर्माण, आवास और जहाजरानी क्षेत्र शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि निर्धारित अनुपात अलग अलग मामलों के लिए सीलिंग का काम करेंगे, लेकिन समाधान योजना में ऋण लेने वालों के कोविड संकट से पहले के रिकॉर्ड और वित्तीय प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा। इसी आधार पर आने वाले वर्षों में भी नकद प्रवाह का आकलन किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि कोविड महामारी का विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों पर अलग अलग असर पड़ा है।
ऋण देने वाली एजेंसियां अपने विवेक से उधारीकर्ता पर असर की गंभीरता के आधार पर समाधान योजना तय कर सकती हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारतीय व्यापारी परिसंघ आईएमसी की भूमिका कोविड संकट के बाद की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईएमसी वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के स्थापना दिवस समारोह में कल श्री सिंह ने कहा कि स्वावलंबी भारत आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। भारतीय व्यापारी संघ जैसे प्रतिष्ठित व्यापार संगठनों को इस पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के बाद की स्थिति में ये भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों साबित होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो उत्पाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं उनका उपयोग करना और जो उपलब्ध नहीं हैं उन्हें बनाने का प्रयास करना ही वोकल फॉर लोकल अभियान का सार है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1330 नए मामले सामने आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 81.42% हो गई है। गुजरात में अब तक कोविड-19 के लिए 28,53,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं, जिनमें से 72,690 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। संक्रमण के 1,330 नए मामलों में से सबसे अधिक 286 मामले सूरत शहर, अहमदाबाद में 149 और राजकोट में 96 मामले सामने आए। राज्य में 16,514 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 89 मरीज वेंटिलेटर पर है। दूसरी ओर 1,276 मरीजों को कल विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 86,034 हो चुकी है। कल 15 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,123 हो गई है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद 22 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 87% हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 2,411 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या अब 1,68,384 हो गई है। दिल्ली में कोविड-19 की जांच सुविधाओं की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब प्रति 10 लाख आबादी पर 94,919 लोगों की जांच हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 2,077 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,93,526 हो गई है। दिल्ली सरकार ने पुष्टि की है कि पिछले 24 घंटे में इस महामारी से 32 रोगियों की मौत हुई है। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 88.67% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,845 रोगी ठीक हुए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस समय 16,120 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बिहार में कोरोना संक्रमण अब पूरी तरह से नियंत्रण में आने लगा है। राज्य में प्रति 10 लाख की आबादी पर राष्ट्रीय औसत की तुलना में मात्र 1/3 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिक से अधिक कोरोना जांच करने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने सभी गांवों में हर परिवार को 4-4 मास्क और 1 साबुन का वितरण एक बार फिर से करने को कहा है। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने आज से सभी दुकानों और मॉल खोलने की अनुमति दे दी है। 60 दिनों के बाद मंदिरों और धार्मिक स्थलों को भी आज सुबह से खोल दिया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए किए जाने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट की दरों में और कमी कर दी है। लॉकडाउन के नियमों में छूट देने के बाद जांच किट के उत्पादन मूल्य में गिरावट को देखते हुए सरकार ने टेस्ट की दरों में ये कमी की है। इस निर्णय के अनुसार एकल स्थल से जांच करवाने का शुल्क 1,900 रूपये से घटाकर 1,200 रूपये कर दिया गया है। जांच केंद्र, कोविड देखभाल केंद्रों, अस्पतालों, क्लिनिक और क्वारंटीन केंद्रों की प्रयोगशालाओं में आरटी-पीसीआर टेस्ट अब 2,200 रूपये के बजाय 1,600 रूपये में किया जा सकेगा। तमिलनाडु में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए आज फिर खोले जा रहे हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी से भी कल प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे।
तमिलनाडु में कोविड-19 महामारी के कारण 22 मार्च से बंद ऊटी जैसे दर्शनीय स्थल पर्यटकों के लिए बंद हैं। हालांकि अनलॉक 4 पहली सितंबर से लागू हो गया है, लेकिन ऊटी में अभी भी यात्रा प्रतिबंध लागू है और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए ई पास प्रणाली ऊटी में लागू है। बोटानिकल गार्डन और ऊटी में ऐतिहासिक रोज गार्डन और कुन्नूर में सिम्स पार्क सार्वजनिक तौर पर बंद हैं। पर्यटन उद्योग की मांगों पर ध्यान देते हुए उन्हें बुधवार से खोला जा रहा है। हालांकि पर्यटकों को राज्य सरकार के पोर्टल में आवेदन करके ई पास को प्राप्त करना होगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रवि कपूर। तमिलनाडु में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 4,69,000 से अधिक हो गई है। अब तक 4,10,000 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल जम्मू के रघुनाथ, रणबीरेश्वर और पंचबख्तर मंदिरों का दौरा किया और श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपराज्यपाल ने मंदिरों में पूजा अर्चना की और केंद्र शासित प्रदेश में शांति, उन्नति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बाद में श्री सिन्हा ने रघुनाथ बाजार, रेजिडेंसी रोड और कमल मंडी क्षेत्रों का दौरा किया और स्थानीय लोगों, दुकानदारों तथा व्यापार संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण लोगों और व्यापारिक समुदाय में हो रही परेशानियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विभाग में डॉक्टर नंद कुमार ने संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को घर में रहने, परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने और योगाभ्यास करने की सलाह दी है। Stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation and take care of emotional need of the family. एम्स के ही संक्रामक रोग विभाग की डॉक्टर अन्विता अग्रवाल ने भी लोगों से एहतियाती उपायों का पालन करने को कहा। Coronavirus may be invisible, but the number of people affected are very much visible, and the numbers are increasing from day to day. Don't be negligent. Please stay at home. ओडिशा में विधानसभा का अगला सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले सभी विधायकों और कर्मचारियों की कोविड जांच की जाएगी। कल भुवनेश्वर में विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार केवल आरटीपीसी जांच में स्वस्थ पाए गए विधायकों और कर्मचारियों को ही 16वीं विधानसभा के चौथे सत्र में शामिल होने की अनुमति होगी। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण और करीब 20 विधायकों के संक्रमित होने को देखते हुए विधानसभा के अगले सत्र में कोई कोताही नहीं बरतने का फैसला किया गया है। विधायकों और विधानसभा कर्मचारियों को अगले सत्र के 2 दिन पहले आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद ही सदन में जाने की अनुमति होगी। उन्हें पूरे सत्र के दौरान घर में भी सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाएगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट का भी प्रावधान किया जाएगा ताकि संक्रमण के लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को अलग थलग किया जा सके। 60 वर्ष से अधिक उम्र के विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। राज्य में अब तक कुल 1,28,000 संक्रमित लोगों में से 1 लाख के करीब स्वस्थ हो चुके हैं। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के आज दूसरे दिन विधान परिषद उपसभापति का चुनाव होगा। शिवसेना की डॉक्टर नीलम गोरेहे ने महाविकास अघाड़ी की ओर से नामांकन भरा है। भारतीय जनता पार्टी ने विजय उर्फ भाई गिरकर को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष रामराजे नाईक निंबाळकर ने चुनाव की घोषणा करते हुए कल पहले दिन के सत्र में परिषद के नेता अजित पवार को निर्देश दिए कि कोरोना महामारी के मद्देनजर यह प्रयास किया जाए कि चुनाव बिना किसी विरोध के हो। वहीं विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर और अन्य भाजपा नेताओं ने मांग की कि यह चुनाव अभी के लिए स्थगित कर दिया जाए। पहले दिन कल प्रवीण दरेकर ने मांग की कि जिन कोरोना योद्धाओं की इस काल में मृत्यु हो गई है उन्हें शहीद घोषित किया जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी कार्यालय में नौकरी दी जाए। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत अपने जोड़ीदार राज्य तमिलनाडु के साथ ऑनलाइन सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया। समारोह में जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के छात्रों ने भाग लिया। समारोह के दौरान दोनों राज्यों के छात्रों ने आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी अपनी संस्कृति की झलक पेश की। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच जम्मू के विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने छात्रों को लक्ष्य आधारित मनोरंजक गतिविधियों में व्यस्त रखने और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की संकल्पना को साकार करने के लिए ये प्रयास किया है। विद्यालय शिक्षा विभाग की निदेशक अनुराधा गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता को दर्शाना है, साथ ही जोड़ीदार राज्य की भाषाई, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। छात्रों ने गायन, नृत्य और विचार विमर्श जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया और दोनों राज्यों के बीच एकता के बंधन को मजबूत करने पर विचार साझा किए। सभी छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए शिक्षा निदेशालय का धन्यवाद दिया और भविष्य में इसी प्रकार के और कार्यक्रम आयोजित करने की प्रार्थना की। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से बलबीर सिंह गुलाटी। महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि सभी धर्म मनुष्य के बीच समानता पर बल देते हैं और सृष्टि के साथ तालमेल विकसित करने में सहायक हैं। उन्होंने कहा था कि सहनशीलता आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और ये अंधभक्ति से उतनी ही दूर है जितना कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। महात्मा गांधी का मानना था कि धर्म का सच्चा ज्ञान विभिन्न धर्मों के बीच की बाधाओं को तोड़ता है। उन्होंने कहा था कि आचरण का सुनहरा नियम आपसी सहनशीलता है। महात्मा गांधी का विचार था कि सबसे ईमानदार व्यक्तियों में भी ईमानदार मतभेद के लिए पर्याप्त जगह होगी। गांधी जी सांप्रदायिक एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने सभी धर्मों में, सभी सृष्टि में सद्भाव देखा। सुपर्णा सैकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। असम में समाज कल्याण विभाग ने पोषण माह के अंतर्गत किचन गार्डन के जरिए पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के उपाय किए हैं। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में किचन गार्डन लगाकर स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ और सब्जियों के पौधे लगाए जाएंगे। असम में पोषण अभियान की स्वास्थ्य और पोषण परामर्शदाता डॉक्टर गीताली बोरा ने बताया कि मनरेगा और कृषि विभाग भी किचन गार्डन पहल लागू करने पर ध्यान दे रहा है। September is being an ideal season for growing vegetables and fruits across most of the part of the India, and a plantation drive पोषण के लिए पौधे for the development of kitchen garden may be encouraged up to the grassroots level, community level, Anganwadi center level, and school level also. Focus would be on planting of nutritious seasonal and local plants, trees such as drumstick, brinjal, different vegetables, green leafy vegetables, banana, papaya, tomatoes, lemon, guava, beans, carrot, variety of gourds, turmeric, ginger, tulsi, mint, etc. प्रवर्तन निदेशालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोचर दंपत्ति से वीडियोकॉन समूह को ऋण देने में कथित अनियमितता के मामले में पूछताछ की थी। इससे पहले इस वर्ष प्रवर्तन निदेशालय ने चंदा कोचर, पति दीपक कोचर और उनके मालिकाना और नियंत्रण की कंपनियों की 78 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। विश्व भर में आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष साक्षरता दिवस के अंतर्गत कोविड-19 संकट के दौर में साक्षरता और शिक्षण तथा शिक्षकों की भूमिका और अध्यापन कला में बदलाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य जीवन पर्यंत सीखने के क्रम में युवाओं और वयस्कों पर विशेष ध्यान देते हुए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव की जोड़ी अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में देर रात इस जोड़ी को हॉलैंड के जॉन जूलियन रोजर और रोमानिया के होरिया टेकाऊ ने 7-5, 7-5 से हराया। रोजर और टेकाऊ की जोड़ी का सामना कल दूसरे सेमीफाइनल में ब्राजील के बी सुआरेस और क्रोएशिया के एम पेविच से होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में तापमान 14 डिग्री और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम में आंशिक रूप से बादल घिर सकते हैं।
लद्दाख में भी दोपहर या शाम में बादल घिरने की संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी पर भी उपलब्ध है। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। और फरहद, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या क्या खास सुर्खियां हैं। जी मुकेश, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन में प्रधानमंत्री का वक्तव्य सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षा नीति सरकार की नहीं देश की होती है। हिन्दुस्तान के अनुसार शिक्षा नीति में न हो दखल। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम ने कहा, शिक्षा नीति में सीखने पर फोकस। हरिभूमि के अनुसार राष्ट्रपति बोले, लंबी प्रक्रिया के बाद बनाई गई नई शिक्षा नीति को लागू करने में राज्यपालों का योगदान महत्वपूर्ण। हिन्दुस्तान ने गर्व शीर्षक से लिखा है, भारत हाइपरसोनिक शक्ति वाला चौथा देश बना। नवभारत टाइम्स के मुताबिक हम बना सकेंगे आवाज से 6 गुना स्पीड वाली मिसाइल। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत भी सफल। पंजाब केसरी की सुर्खी है, भारत को मिल गया ब्रह्मास्त्र, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट व्हीकल का सफल परीक्षण। अमर उजाला के अनुसार 1 सेकंड में 2 किलोमीटर तक मारक क्षमता। दैनिक जागरण लिखता है, LAC पर 45 साल बाद चली गोली। पत्र के अनुसार चीनी सैनिकों ने दक्षिण पेंगोंग झील के किनारे घुसपैठ की फिर कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने रोका तो चलाई गोली। भारत की तरफ से जवाबी फायरिंग। अमर उजाला ने लिखा है, भारत चीन के विदेश मंत्री 10 सितंबर को मिलेंगे। जम्मू में नियंत्रण रेखा पर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी क्षति, 2 चौकियां छोड़कर भागे सैनिक। अमर उजाला में है, पत्र के अनुसार वाहनों को उड़ाने की साजिश नाकाम, IED डिफ्यूज। जनसत्ता लिखता है, कोरोना कहर, महाराष्ट्र समेत 5 राज्य बने चिंता का सबब। आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी में 60% मामले, पंजाब में मौत बढ़ी। पत्र के अनुसार बेंगलुरु में पुनः संक्रमण का पहला मामला। राजस्थान पत्रिका के अनुसार चेन्नई में IPS अधिकारी सहित 19 पुलिसकर्मियों ने जीती कोरोना से जंग। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति राष्ट्र की आकांक्षाएं पूरी करने की कुंजी। रिजर्व बैंक ने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों से संबंधित समाधान का रास्ता साफ किया। इस उद्देश्य के लिए 26 क्षेत्रों की पहचान की। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में ICICI बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। और टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव की जोड़ी अमेरिकी ओपन से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।